हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मुगल काल में आर्थिक दशा। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल काल में आर्थिक दशा, जिसके कि हम बहुत सारे पॉइंट कर चुके थे। कृषि के क्षेत्र में आर्थिक दशा, इसके अलावा जो है व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक दशा, उद्योग धंधों के क्षेत्र में आर्थिक दशा और घरेलू उद्योग धंधों के क्षेत्र में आर्थिक दशा। ठीक है, यानी कि मुगल काल की आर्थिक दशा के हम लगभग सारे पॉइंट्स कर चुके थे, हम उन्हें डिटेल में पढ़ चुके हैं। विदेशी व्यापार को भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि भारत का मुगल काल के अंतर्गत भारत का विदेशों के साथ भी अच्छा व्यापार था और निर्यात और आयात होता था। बहुत सारी चीज़ें जो है निर्यात होती थी और बहुत सारी सामग्रियां आयात होती थी, और बदले में भारत को, यानी कि निर्यात के बदले में भारत जो है विदेशों से भारी संख्या में सोना और चांदी प्राप्त करता था, जिसके कारण मुगल काल की आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके थे। विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्रों को भी हम कर चुके थे कि कौन कौन से प्रमुख जो है क्षेत्र थे, नगर थे, जहाँ से कि विदेशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा प्रमुख विदेशी व्यापारी, यानी कि जिस समय मुगल साम्राज्य था उस समय में भारत में कौन कौन से प्रमुख विदेशी व्यापारी व्यापार कर रहे थे मुगल शासकों के साथ। तो इसमें आप जैसा कि जानते ही हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूँ तो मुगल शासकों का व्यापार समरकंद, बुखारा, फारस इनके साथ भी था, अरब कंट्रीज के साथ भी था, लेकिन प्रमुख विदेशी व्यापारी के अंतर्गत इसमें एक मेन पॉइंट आएगा यूरोप। ठीक है, यानी कि यूरोप के भी व्यापारी भारत में उस समय सरवाइव कर रहे थे और व्यापार कर रहे थे। भारी मात्रा में वो लोग सामग्री लाते थे, ले जाते थे। तो इस तरीके से यूरोप के व्यापारी भी, यूरोप की जो कंट्रीज थी जैसे पुर्तगाल है, डच है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, डेन है, तो ये जो सारे के सारे राज्य थे, ये भी भारत के साथ या मुगलों के साथ व्यापार संबंध इनका भी था। तो इनका भी व्यापारिक संबंध जो है पूरी तरीके से इस समय था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें क्लियर करेंगे। प्रमुख विदेशी व्यापारियों में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि भारत की खोज जो है वो 17 मई 1498, ठीक है, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। और वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और वहाँ के शासक जमोरिन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देने दीजिएगा कि वहाँ का जो शासक था जमोरिन, उसके साथ जो है वास्को डिगामा ने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी और लगभग जो है 3 से 4 महीने वो भारत में रहा और उसके बाद वो वापस जो है यूरोप लौट गया था। जब वो यूरोप पहुंचा तो वहां जाकर उसने भारत की समृद्धशाली राष्ट्र के बारे में उन्होंने बताया, तो उससे और राज्य भी प्रभावित हुए, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन यहाँ के व्यापारियों ने भी भारत के साथ व्यापार करने की पूरी तरीके से कोशिश की। और भारत में पुर्तगालियों के साथ साथ जो है यूरोप के और अन्य देश भी अपने व्यापारी बेड़े के साथ भारत में व्यापार करने हेतु आने लगे थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों में सबसे पहले पुर्तगालियों का जो व्यापार स्टार्ट हुआ था वो पूरी तरीके से जो है अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा जो है नाम था। अल्मेडा ने जो है यहाँ पर एक पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी करके बनाई थी, वहाँ से जो है उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया था और भारत में गोवा, दमन, दीव जो जगह हैं वहाँ पर जो है पूरा अपना बस्तियाँ या फैक्ट्रीज स्थापित की थी। उसके बाद लेकिन पुर्तगाली बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए थे। पुर्तगालियों का जो प्रभाव था या पुर्तगालियों का भारत पर जो प्रभाव रहा वो मात्र गोवा, दमन, दीव तक ही सीमित रह गया था। बाकी का जो असली प्रभाव भारत में नज़र आया था वो था अंग्रेज़ों का, यानी इंग्लैंड का। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और उसके बाद डच आए। डच जो हैं उन्होंने भी भारत में आकर अपने व्यापार करने का पूरा प्रयास किया था और बहुत सारी सामग्रियां वो लाते थे, ले जाते थे। तो मुगल काल के अंतर्गत डच निवासियों का या डच व्यापारियों का भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। अब हमारा नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो आएगा अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन का भी मुगल शासकों के साथ व्यापारिक संबंध थे। विदेशी व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अंग्रेजों के साथ व्यापार था। शायद आपको पता होगा कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत के साथ व्यापार करने हेतु। ठीक है, क्योंकि वह पुर्तगाल से बहुत प्रभावित थे, पुर्तगाली जो व्यापारी थे उन लोगों से प्रभावित थे, इसीलिए जो है महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये उतरे और यहाँ आने के बाद उन्होंने भारत के साथ जो है कुछ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। जिस जहाज से आए थे उसका नाम था हेक्टर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टर। और ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है कि सर्वप्रथम अंग्रेज जो है भारत में जिस जहाज से आए थे उसका नाम हेक्टर था और विलियम हॉकिंस जो है उसका नेतृत्व करता था। 1608 में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने सूरत में अपनी एक व्यापारिक कोठी खोल ली थी। कोठी मतलब फैक्ट्री, एक जो है उन्होंने अपना एक क्षेत्र बना लिया था सूरत के अंतर्गत। सबसे पहले जो है सूरत में व्यापारिक कोठी उन्होंने खोली थी अंग्रेजों ने। उसके बाद लेकिन विलियम हॉकिंस को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद सर टॉमस रो को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्वकर्ता बनाकर भेजा गया जेम्स प्रिंसेप के समय में। तो सर टॉमस रो जब भारत में आया था तो उस समय जहांगीर का शासन था, ठीक है, प्लीज़ नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ये बहुत आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय भारत में सर टॉमस रो आया था उस समय जहांगीर का शासनकाल था और जहांगीर सर टॉमस रो से बहुत प्रभावित हुआ था, इसीलिए उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की काफ़ी छूट दे दी थी। उसके बाद सर टॉमस रो ने अपने प्रयासों से बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली और अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। मछलीपट्टनम, कालीकट, ठीक है, मद्रास में भी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है व्यापारिक कोठी बनाई थी। तो इस तरीके से जो है सर टॉमस रो ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूरी तरीके से प्रारंभिक काल में जिसको कहते हैं स्टैब्लिश करने में सर टॉमस रो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहांगीर के शासनकाल में आया था और यहीं से जो है भारत में अंग्रेजों का शासनकाल, अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। धीमे धीमे करके सबसे पहले जो है उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, फैक्ट्रियों को स्थापित किया और उसके बाद उनकी किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से जो है प्रमुख विदेशी व्यापारियों में अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज पूरी तरीके से मुगल काल में आ चुके थे, जहांगीर के शासनकाल में ही आ चुके थे और शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आने लगे, तो उन अयोग्य उत्तराधिकारियों की बदौलत या फिर ये कह लीजिए कि वो अयोग्य उत्तराधिकारी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं पर रोक नहीं लगा सके और अंग्रेज इतने लंबे टाइम में या इतने लंबे समय में ये भी समझ चुके थे कि भारत की कंडीशन क्या है, यानी भारत की राजनीतिक कंडीशन क्या है, ये इस चीज़ को समझ चुके थे। तो अब जो है उनको मौका मिल गया था भारत में अपना प्रभुत्व जमाने का। तो इस तरीके से जो अंग्रेजों की स्टार्टिंग जो होती है वो जहांगीर के शासनकाल से होती है, व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे और व्यापार ही कर रहे थे, लेकिन मुगल काल की कंडीशन खराब होती चली गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके और मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो ऐसे समय में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय में अंग्रेजों को मौका मिल गया और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बाद की बात है, अब हम इसको जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अंग्रेजों का। तो इस तरीके से जो है प्रमुख विदेशी व्यापारियों में या मुगल काल में अंग्रेज या इंग्लैंड के साथ भी व्यापारिक संबंध थे और ये अंग्रेज व्यापारी जो है भारत में पूरी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद आए फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी थोड़ा सा लेट आए थे, काफ़ी बाद में उन्होंने जो है भारत में आना प्रवेश किया था, अंग्रेज बहुत पहले आ चुके थे। तो इस तरीके से जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में, ठीक है। 1664 में फ्रांसीसी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1667 में जो है इन्होंने भारत में प्रवेश किया, ठीक है। इन्होंने भारत में प्रवेश किया और सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की थी या सूरत से इन्होंने अपना व्यापार करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रांसीसियों का भी विदेशी व्यापारी जो मुगल काल में थे, तो फ्रांसीसियों का भी व्यापार भारत के साथ होता था या फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में उस समय रह रहे थे। अब नेक्स्ट एक छोटा सा और रहेगा डेन, ठीक है। डेन वासी जो हैं वो भी या डेनमार्क के रहने वाले थे, ये व्यापारी भी भारत में अपना व्यापार करते थे। तो इस तरीके से मुगल काल के अंतर्गत प्रमुख विदेशी व्यापारी देशों में पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क वासियों का, डेनमार्क व्यापारियों का योगदान था
और ये अपना काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापार इस समय कर रहे थे। भारत को भी इससे बेनिफिट्स थे और इनको भी बेनिफिट्स था। बहुत सारा सामान जो है यूरोप से भारत लाया जाता था और बहुत सारी सामग्री भारत से यूरोप ले जाई जाती थी इनके द्वारा। ठीक है, अब हमारा व्यापार के अंतर्गत लास्ट पॉइंट आएगा व्यापार विनिमय का माध्यम। ठीक है, व्यापार के अंतर्गत जो है हमारा लास्ट पॉइंट आएगा व्यापार विनिमय का माध्यम। माध्यम यानी कि क्या, मीडियम क्या था, किस तरीके से जो है व्यापार किया जाता था। तो सबसे पहले वस्तु विनिमय तो होता ही था, छोटे लेवल पर जो है वस्तु विनिमय किया जाता था, सामान के बदले सामान। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो थी सरकारी मुद्रा के द्वारा जो है व्यापार किया जाता था, या व्यापार विनिमय का जो माध्यम था वो थी सरकारी मुद्रा। ठीक है, यानी कॉइन, सिक्के, सिक्कों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। व्यापारी जो हैं वो सिक्कों का प्रयोग करते थे। मुगल काल के शासकों के द्वारा सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों को ढाला गया था। तो सोने, चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए, व्यापार विनिमय के लिए। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा प्लीज़। दूसरा था इसमें हुंडियों का प्रयोग, यानी व्यापार विनिमय के लिए हुंडियों का प्रयोग किया जाता था। हुंडी क्या होता है, थोड़ा नया शब्द लगा होगा, यदि किसी ने पढ़ रखा होगा तो उसे अवश्य पता होगा। तो व्यापार विनिमय के लिए हुंडियों का प्रयोग होता था। हुंडी क्या होती थी, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ क्लियर करके। हुंडी एक तरीके से जैसे आज के टाइम में बैंक होती हैं, ठीक है, जो बैंक होती हैं आज के टाइम में, उसी तरीके से उतने पुराने समय में या मुगल काल में ये हुंडी जो है एक बैंक का काम करती थी। जैसे बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं और उस बैंक की एक ब्रांच जो है दूसरी जगह पे भी होती है और वहाँ पर जो है हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। यानी एक ब्रांच जो है, जैसे ब्रांचें होती थी, ये एक स्थान पर हमने उस ब्रांच में पैसे जमा कराए, फिर दूसरी जगह से उसी ब्रांच से हमने पैसे निकाल लिए हमें जब आवश्यकता होती है। तो वैसे ही मुगल काल में हुंडियों का प्रयोग भी एक तरीके से बैंक की तरह ही होता था कि व्यापारी अपना धन जो है वो एक पूरी तरीके से कहते हैं कि हुंडी तो एक प्रपत्र ही होता था, लेकिन जो पैसा जो होता था वो व्यापारिक संघ ने जो है अपने संगठन बना रखे थे, तो वो लोग अपने पैसे को एक जगह जमा करा देते थे। फिर उसके बाद उसी सेम ब्रांच, जो दूसरी जगह पर उसकी ब्रांच होती थी, वहाँ जाकर जो है उस पैसे की निकासी की जा सकती थी या वो पैसा निकाला जा सकता था। बदले में जब व्यापारी पैसा जमा कराता था तो उसके बाद उसे एक प्रपत्र मिलता था जिसमें कि लिखा रहता था कि वो कितना पैसा उसने जमा कराया है, कितना जो है धन है और कितने जो है इसको कितनी अवधि के लिए जमा किया गया, वो सब कुछ उसमें लिखा रहता था। तो जब व्यापारी को आवश्यकता होती थी तो वो दूसरी जगह पर जाकर और उस पैसे को निकाल लेता था। ठीक है, उस पैसे को पूरी तरीके से निकाल लेता था और प्रयोग करते थे। क्योंकि व्यापारी जो है दूर दूर की यात्राएं भी करते थे और रास्ते में जो है लुटेरों का भी भय रहता था। तो इसीलिए जो है व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए, व्यापारियों को संरक्षण देने के लिए जो है मुगल शासकों ने हुंडियों का प्रयोग किया था या हुंडियों का प्रयोग करवाना शुरू किया था। हुंडी जो है वो सरकारी मदद से भी की जाती थी और व्यापारी संगठनों के द्वारा भी ये बनाई गई थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये था हुंडियों का प्रयोग। तो इस तरीके से व्यापार विनिमय का माध्यम जो है वो सरकारी मुद्रा और हुंडियों के द्वारा ही व्यापार विनिमय किया जाता था। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, मुगल काल में आर्थिक दशा, विदेशी व्यापार, इसके अलावा भारत में मुगल व्यापार की स्थिति या दशा। ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक जो है यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम मुगल काल में आर्थिक दशा, इकोनॉमिकल कंडीशन की यदि हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि मुगल काल वो काल था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी औरंगजेब के शासनकाल तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि मुगल काल वो काल था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक ही। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों की बदौलत, क्योंकि वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके, धीमे धीमे आर्थिक कंडीशन खराब होती चली गई थी और उसका परिणाम हुआ था मुगल साम्राज्य का पतन। तो इस तरीके से मुगल काल में आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी। मुगल काल में कृषि भी जो है अच्छी कंडीशन में थी, उद्योग धंधे बहुत अच्छी कंडीशन में थे, व्यापार विनिमय भी बहुत अच्छी प्रकार से होता था और मुगल काल एक समृद्ध राष्ट्र था या समृद्ध जैसे कह सकते हैं काल था, समय था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है यहाँ कंप्लीट होता है। और एक चीज़ और, इसके साथ ही हमारा जो है 5th यूनिट भी कंप्लीट होती है, यानी कि BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भी हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है और अब हम जो है कल सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ
कि शायद आपको ध्यान हो तो फोर्थ जो है यूनिट, ठीक है, फोर्थ यूनिट में है मुगल कालीन आर्थिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, और हमारा फिफ्थ यूनिट में है मुगल कालीन आर्थिक दशा, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन। इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लीज़ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो मुगल कालीन आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और मुगल कालीन आर्थिक दशा इकोनॉमिकल कंडीशंस में बहुत ही जो है, बहुत क्या कह सकते हैं ना, स्लाइटली डिफरेंस है, और कोई खास डिफरेंस है नहीं। जो मटेरियल या जो कंटेंट्स हम आर्थिक विकास में पढ़ेंगे वही कंटेंट्स हमें आर्थिक दशा में भी लिखने हैं, वो लगभग मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं वो वहीं की वहीं घुमा फिरा के ही हैं। बस थोड़ा सा जैसे कि मैंने यूरोप के जो व्यापारियों के बारे में इसमें बताया था आर्थिक दशा में, वो आपको आर्थिक विकास में नहीं लिखना है, ठीक है। आर्थिक विकास में आप सीधे सीधे पॉइंट लिखेंगे, कृषि का विकास, उद्योग धंधों का विकास, व्यापार का विकास, ठीक है। लेकिन आर्थिक दशा तो यहाँ कंडीशन आ जाती है, तो उसमें हम थोड़ा सा जो है व्यापारियों के बारे में, यूरोपियन व्यापारियों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, और बाकी का दोनों लगभग ऑल द सेम है, कोई बहुत ज़्यादा मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। यदि आपने एक टॉपिक कर लिया तो समझ लीजिए दूसरा भी आपने उसके साथ ही लगभग कर लिया कंप्लीट। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर होता है, ये पेपर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस पेपर में 5 यूनिट हैं, 5 यूनिटों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ और, यदि इन केस मुगल कालीन आर्थिक दशा के ऊपर जो है आलोचनात्मक क्वेश्चन आ जाता है, यदि क्रिटिसिज्म में पूछ लिया जाता है कि मुगल कालीन आर्थिक दशा की विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। यहाँ जो है ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, आलोचनात्मक मूल्यांकन यदि इनकेस पूछ लिया जाता है। वैसे सीधा सीधा ही क्वेश्चन आता है, मुगल कालीन आर्थिक विकास या मुगल कालीन आर्थिक दशा के बारे में विवरण दीजिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इनकेस कभी कभी जो है एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि आलोचनात्मक मुगल कालीन आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब आप आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या करेंगे, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमारा सबसे पहले पॉइंट आएगा कि कृषकों की दशा स्थिर थी, ठीक है, स्थिर थी, यानी कि कृषि की कंडीशन अच्छी थी, कृषि की दशा अच्छी थी। कृषि जो है बहुत सारी फसलें इस समय बोई जाती थी, उगाई जाती थी, होती भी थी, लेकिन कृषकों की दशा स्थिर थी। उनकी इस जो स्थिति थी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, उनकी दशा वैसी ही थी जैसे पहले चली आ रही थी, उनको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है राज्य की तरफ से नहीं किया जाता था। तो ये इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा उद्योग धंधों में जो है एक हम आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं कि मजदूरों की, ठीक है, मजदूरों की कंडीशन ठीक नहीं थी, मजदूरों की दशा पर ध्यान नहीं दिया गया था, या मजदूरों की दशा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मजदूरों को जितनी मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती थी। इसके अलावा जो है उद्योग धंधे तो अच्छे थे, उद्योग धंधे समृद्ध भी थे, लेकिन जहाँ उद्योग धंधे स्टैब्लिश किए गए थे वहाँ जो है परिसर वगैरह भी जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं की गई थी, और मजदूरों की दशा भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये भी इस आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो है व्यापार से संबंधित यदि हम निकालना चाहें तो व्यापार में जो है पूरी तरीके से पॉइंट भी दिया जा सकता है कि व्यापारी वर्ग के द्वारा जो है खुद की कंडीशन को तो अच्छा बेहतर करने की कोशिश की गई थी, राजा महाराजाओं के द्वारा जो है अपनी कंडीशन को तो बेहतर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आम या छोटे व्यापारियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है, या उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आलोचनात्मक क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए या इस क्वेश्चन के ऊपर आलोचनात्मक मूल्यांकन भी साथ में पूछ लिया जाए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी कंक्लूजन यदि हम लिखेंगे उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ लिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लिखेंगे, लास्ट में उसका मूल्यांकन या कंक्लूजन करेंगे। तो वो हम इस तरीके से इस पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यदि आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में पॉइंट्स दीजिए, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।